बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है। अपने इस लेक्चर में हम देखेंगे सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं। फिर इन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हम डेड प्लांट से हासिल होने वाले कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को हम डीपली डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं कि जस्ट देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस कौन कौन से हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स से। एनिमल से हमें कौन सी चीजें हासिल हो रही हैं? प्रोटीन और फैट्स हासिल हो रहे हैं। प्लांट को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, लिविंग प्लांट और डेड प्लांट। लिविंग प्लांट से हमें हासिल हो रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ऑयल्स और विटामिन। ये हमें हासिल हो रहे हैं लिविंग प्लांट से। जो डेड प्लांट है, डेड प्लांट कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें? फॉसिल फ्यूल में। डेड प्लांट क्या हो चुके हैं? कन्वर्ट हो चुके हैं फॉसिल फ्यूल में। फॉसिल फ्यूल में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? कोल आ रहा है, नेचुरल गैस आ रही है और पेट्रोलियम आ रही है। अब ये डेड प्लांट्स फॉसिल फ्यूल्स में कैसे कन्वर्ट हुए, हमने इनको देखना है। उसके बाद हम आज के टॉपिक में कोल को डीपली डिस्कस करेंगे कि कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें क्या क्या चीजें हासिल होती हैं। फिर हम उन चीजों में से मजीद कंपाउंड को कैसे अलग कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो कोल की टाइप हैं वो कौन सी हैं, हमने कोल को डिफरेंट टाइप्स में क्यों डिवाइड किया हुआ है, और जो वुड है, लकड़ी, उसमें कितना परसेंट कार्बन पाई जाती है। जब वो कोल में कन्वर्ट होती है तो उसमें कितना कितना परसेंट कार्बन की चेंजिंग आती है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक मिनट के लिए देख लें, फिर हम कोल की तरफ चलते हैं। मैं इसको इरेज करने लगा हूं। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, कोल। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है कोल। ये किससे हासिल हुआ? ये हासिल हुआ में डेड प्लांट्स से। मैंने कहा डेड प्लांट्स क्या हो चुके हैं? कन्वर्ट हो चुके हैं फॉसिल फ्यूल में। डेड प्लांट फॉसिल फ्यूल में कैसे कन्वर्ट हुए? तकरीबन नियर अबाउट 500 मिलियन ईयर्स एगो, 500 मिलियन साल पहले जो प्लांट्स थे, किसी भी आफत की वजह से वो जमीन बोस हो गए, जमीन के अंदर चले गए। उन प्लांट्स पर क्या होता रहा? स्लो बायोकेमिकल रिएक्शन होता रहा। बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या है? बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। स्लो बायोकेमिकल रिएक्शन होता रहा। ऊपर से उन प्लांट्स पर जमीन का जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा हुआ है, और जमीन के अंदर जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे हम जमीन के नीचे गहराई में जाते हैं टेम्परेचर में इजाफा होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो प्लांट्स थे वो क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल्स में। अब फॉसिल फ्यूल्स में कौन सी चीजें आती हैं? फॉसिल फ्यूल्स में आ रहे हैं, कोल भी फॉसिल फ्यूल में आता है, नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल में आता है और पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल में आता है। आज का हमारा टॉपिक है कोल से रिलेटेड। मैंने आपको बताया जो वुड है वो क्या हुई? कन्वर्ट हुई कोल में। कोल में जब वो कन्वर्ट हुई, इससे वुड की कोल में कन्वर्जन को क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या चीज है? लकड़ी का कोल में तब्दील होना कार्बोनाइजेशन कहलाता है। अब हुआ क्या? हुआ ये, जो प्लांट्स थे वो जमीन के अंदर धंस गए, उन पर स्लो बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ।
स्लो बायोकेमिकल रिएक्शन, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो लकड़ी थी वो क्या होती गई, कोल में तब्दील होती गई। अब देखें हम, हमारे पास जो वुड है, वुड क्या हुई, स्लो बायोकेमिकल रिएक्शन होता रहा इस पर, ये कन्वर्ट हो गई पीट में। पीट क्या है, वुड से पीट में कन्वर्ट हुई। पीट एक कोल की एक टाइप है। फिर हाई प्रेशर, प्रेशर के लिए पीलिक्रम, और हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए पीलिक्रम। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो पीट है ये कन्वर्ट हुआ किसमें, लिग्नाइट में। लिग्नाइट फिर वक्त गुजरने के साथ कन्वर्ट हुआ किसमें, बिटुमिनस कोल में। ये बिटुमिनस कोल फिर कन्वर्ट हो गया किसमें, अब देखें वुड में कितना परसेंट कार्बन थी, वुड में कार्बन थी 40%। अब वुड क्या हो रही है, लकड़ी कोल में तब्दील हो रही है। इस अमल को क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। दूसरे लफ्जों में कार्बोनाइजेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ कार्बन या इंक्रीज इन नंबर परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन की जो परसेंटेज मौजूद है हमने क्या करना है, उसको बढ़ाना है। इसको भी क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। वुड में क्या थी, 40% थी, पीट में हो गई 60% कार्बन। फिर आगे क्या हुआ, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो कार्बन की रेशो थी, परसेंटेज थी, वो बढ़ गई, वो होगी 70%। उसके बाद बिटुमिनस कोल में हो गई 80% वक्त गुजरने के साथ साथ। जो एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट में जो कार्बन की परसेंटेज है वो होगी हमारे पास 90। 40% कार्बन, 60% कार्बन, 70% कार्बन, 80% कार्बन, 90% कार्बन। अब देखें वुड का कोल में तब्दील होना कार्बोनाइजेशन क्यों कहलाता है, क्योंकि जो लकड़ी है हमारे पास उसमें जो कार्बन की परसेंटेज है वो सिर्फ 40% है। जैसे ही वो कोल में कन्वर्ट हुई उसकी जो परसेंटेज थी वो बढ़ी है, कार्बन की परसेंटेज बढ़ी है। इससे कार्बन की परसेंटेज के बढ़ने को भी क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। 40 से पीट में होगी 60, 60 से फिर लिग्नाइट में 70%, बिटुमिनस कोल में 80%, उसके बाद एंथ्रासाइट आया उसमें 90% कार्बन मौजूद है। मैंने आपको कहा था हमने क्या किया हुआ है, कोल को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए हमने कोल को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किस बेस पर किया, उनको डिवाइड किया उनमें मौजूद कार्बन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग। 60% कार्बन वाले पीट कहलाते हैं, 70% वाले लिग्नाइट, 80% वाले बिटुमिनस कोल और 90% वाले कहलाते हैं एंथ्रासाइट। अब हम देखते हैं कि इनमें सबसे अच्छा कोल कौन सा है। कोल की क्वालिटी डिपेंड करती है, ये भी डिपेंड, कोल की क्वालिटी भी किस पर डिपेंड करती है, परसेंटेज ऑफ कार्बन पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन मौजूद होगी कोल में उतना ज्यादा कोल की टाइप क्या होगी, अच्छी होगी, आला टाइप का कोल होगा। अच्छा, कार्बन की परसेंटेज का क्या असर है कोल के टाइप पर, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन की परसेंटेज होगी बर्निंग का प्रोसेस उतना अच्छा होता है। कार्बन बर्निंग में हेल्प करता है। बर्निंग
कार्बन क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। आप देखें हमारे पास जो पीक है उसमें कितना है, 60% कार्बन है। सबसे कोल की जो सबसे कम जिसमें कार्बन की परसेंटेज पाई जाती है वो है पीट। ये इतना अच्छे टाइप का कोल नहीं है, इसको भट्टी में इस्तेमाल किया जाता है। लिग्नाइट में क्या है, 70% कार्बन है। ये लिग्नाइट पीट से अच्छा कोल है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं थर्मल पावर स्टेशन में। उसके बाद हमारे पास है बिटुमिनस कोल। जो बिटुमिनस कोल है इसमें है 80% कार्बन। 80% कार्बन। अब कुछ कोल की जो टाइप है वो इम्प्रूव हो गई है क्योंकि इसमें कार्बन की मिकदार बढ़ गई है, इसको इस्तेमाल किया जाता है घरों में। ये सॉफ्ट किस्म का कोल है। जो 90% कार्बन है, 90% कार्बन मतलब मैक्सिमाइज हो चुकी है, कार्बन की जो परसेंटेज है वो ज्यादा से ज्यादा हो चुकी है कोल में। ये आला टाइप का कोल है, बहुत ही अच्छी किस्म का कोल है। कौन सा है, एंथ्रासाइट, इसको हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। अब हम देखते हैं कि कोल से, ये तो था कोल, उसकी टाइप थी। हमने क्या करना है, कोल को सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हासिल होते हैं, हमें कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हासिल होते हैं, हमने ये डिस्कशन करनी है। हम क्या करते हैं, हमारे पास डिस्टिलेशन के 2 प्रोसेस हैं, एक है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो कोल मौजूद है उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कौन से कंपाउंड हासिल होते हैं या कौन से मिक्सचर हासिल होते हैं। जब कोल के हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में हमें मिलेंगे मिक्सचर। अब वो मिक्सचर जो हमें मिले हैं, हमने उन मिक्सचर को कैसे, मिक्सचर में से कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करना है, ये चीजें डिस्कस करेंगे। कोल की क्या करें, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने लगे हैं किसकी, कोल की। कोल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें हासिल होती हैं क्या क्या, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें हासिल होती है कोल गैस। उसके बाद दूसरी चीज हमें कौन सी, पहली चीज ये होगी, अब दूसरी चीज हमें कौन सी हासिल हो गई है, दूसरी चीज हमें हासिल होती है अमोनिया लिक्विड। उसके बाद तीसरी चीज हमें हासिल होती है कोल टार। उसके बाद हासिल होती है कोक। अब देखिए कोल क्या है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमने उसकी क्या की, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में हमें क्या चीजें मिली, कोल गैस मिली, मिक्सचर है, अमोनिया लिक्विड मिला। उसके बाद कोल टार मिली। कोल टार के बाद हमारे पास आई कोक। ये 4 चीजें मिली हैं हमें कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में। अब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, जब हम किसी चीज को बहुत ही बुलंद टेम्परेचर पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब वो चीज क्या होती है, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देती है। उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, किसी भी मैटर को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर गर्म करने का अमल क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। अब ये कोल गैस क्या है, कोल गैस
यहाँ पर लिखने लगा हूं। पहली जो चीज मिली कोल गैस, गैस है तो इसमें क्या चीजें होती हैं, हाइड्रोजन होती है, मीथेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं कोल गैस में, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ये कोल गैस जलती है तो जलने के अमल से हमें क्या मिलती है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में अपने मकासद के लिए। उसके बाद है अमोनिया लिकर। कोल गैस की समझ आ गई। कोल क्या है, गैस है, इसमें हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह पाई जाती हैं। अब हमें दूसरी क्या चीज मिली, दूसरी चीज मिली अमोनिया लिकर। अमोनिया लिकर अमोनिया लिकर क्या चीज है, जब हम अमोनिया गैस को मिक्स करते हैं वाटर के साथ हमें एक सोल्यूशन मिलता है, उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, अमोनिया लिकर। क्या कहते हैं, अमोनिया गैस को मिक्स करते हैं वाटर के साथ हमें एक सोल्यूशन मिलता है, उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, अमोनिया लिकर। अमोनिया गैस क्या करेंगे, वाटर के साथ मिक्स कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, अमोनिया लिकर मिलेगा। अमोनिया लिकर क्या है, सोल्यूशन है। अब ये जो अमोनिया लिकर एक सोल्यूशन है, ये क्या है, इससे हम फर्टिलाइजर को तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं, ये जो अमोनिया लिकर है इसको जब हम H2SO4 के साथ मिक्स रिएक्ट करवाते हैं, तब हमें क्या मिलता है, अमोनियम सल्फेट। क्या मिलता है, अमोनियम सल्फेट। इस अमोनियम सल्फेट को हम क्या करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ये सोर्स ऑफ अमोनिया है प्लांट्स के लिए। अब मैं इरेज करने लगा हूं ताकि हम कोल टार को डिस्कस कर सकें। बस दो चीजें समझ आएंगी। कोल गैस क्या है, गैस का मिक्सचर है, इसमें हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जब ये बर्निंग होती है इसकी, जब ये जलती है उसकी वजह से हीट पैदा होती है, हीट को हम क्या करते हैं, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया लिकर क्या है, अमोनिया लिकर एक सोल्यूशन है। हम अमोनिया गैस को पानी में हल करते हैं, जो हमें चीज हासिल होती है उसको क्या कहते हैं, अमोनिया गैस को क्या कहते हैं, पानी में हल करते हैं। जो चीज हमें हासिल होती है उसको अमोनिया लिकर कहते हैं। अब ये जो अमोनिया लिकर है, इससे हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर को तैयार कर सकते हैं। अमोनिया लिकर का रिएक्शन करवाया जाता है H2SO4 के साथ, जिसके नतीजे में अमोनियम सल्फेट बनता है, जो कि एक फर्टिलाइजर है। अब तीसरी क्या चीज हासिल हुई थी हमें, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से,
कोल टार। कोल टार में तकरीबन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये जो 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, इनमें ज्यादातर होते हैं एरोमेटिक। ये क्या है? कोल्टार है, कोल्टार मिक्सचर है, इसमें 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। उनमें ज्यादातर कौन से होंगे? एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। अब कोल्टार की मजीद डिस्कशन में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें कम अज कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें कम अज कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, उनको क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखना ये है कि कोल्टार में ये जो 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, क्योंकि कोल्टार एक मिक्सचर है, इसमें 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जा रहे हैं, इनको हमने सेपरेट कैसे करना है? 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एक ही मकसद के लिए तो यूज नहीं कर सकते। हर कंपाउंड की क्या होती है? अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनसे डिफरेंट प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं। हमने क्या करना है? इन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोल्टार में से अलग करना है। मैंने आपको बताया कोल्टार क्या एक मिक्सचर है। मिक्सचर में चीजें सिर्फ फिजिकली मिक्सअप होती हैं। ये याद रखना, मिक्सचर में क्या होती हैं? चीजें फिजिकली मिक्सअप होती हैं, उनमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ होता चीजों में। मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सारे के सारे सिर्फ फिजिकली मिक्सअप होंगे, उनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ होता। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं? जो मिक्सचर में मौजूद कंपोनेंट हैं उनको कैसे सेपरेट किया जाता है? उनको सेपरेट किया जाता है उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर। मिक्सचर में से कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करते हैं? सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू क्या करेंगे? कोल्टार में जितने भी कंपाउंड मौजूद हैं उनको किस प्रोसेस के थ्रू हासिल करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसमें हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जैसे मैंने आपको बताया ना, मिक्सचर में कंपाउंड फिजिकली मिक्सअप होते हैं, केमिकली मिक्सअप नहीं होते हैं। हम उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर मिक्सचर में से अलग कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर वर्क करता है। इसमें हम क्या करते हैं? मिक्सचर को हीट करते हैं। जिस कंपाउंड का या जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, वो कंपोनेंट या वो कंपाउंड उस मिक्सचर में से वेपर की सूरत में बाहर आ जाएगा। फिर हम उसको क्या करते हैं? हमारे पास एक वाटर ट्यूब लगी होती है, ठंडा पानी गुजर रहा होता है, उसमें से वेपर उस
में से गुजरते हैं, उसमें जब वेपर गुजरते हैं वो क्या करता है, वो ठंडा पानी वेपर की जो एनर्जी होती है, इस तरह का कोई ट्यूब होगा, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर यहां से ठंडा पानी जा रहा होता है, फिर इधर ऊपर भी क्या होता है, ठंडा पानी होता है, यहां से फिर गर्म निकल रहा। अब वेपर जो है ना, वेपर जो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर सेपरेट हो रहे हैं कंपोनेंट, उनके वेपर पानी के साथ मिक्सअप नहीं होंगे, उनका एक अलग वे होगा, अलग रास्ता होगा, वो उसमें से गुजरेंगे। जैसे उसमें से गुजरेंगे तो ठंडा पानी है उस चीज की वाल को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ये ठंडा पानी क्या करता है, तो वेपर के पास जो टेम्परेचर है, जो हीट है, उसको जज्ब करता है, जिसकी वजह से वो वेपर से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हम उनको एक अलग कंटेनर में सेपरेट करते जाते हैं। जिस जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा, वो उस बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर अलग होते जाएंगे। इस तरह हम क्या करते हैं, कोल टार में से जो कंपाउंड है उनको सेपरेट कर लेते हैं। ज्यादातर कंपाउंड जो कोल टार से हमें मिल रहे हैं वो बेंजीन है, फिनोल है, बाकी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो मेडिसिनल इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज हो रहे हैं, वो सारे के सारे मोस्टली कोल टार से हमें हासिल हो रहे हैं। अब लास्ट हमारे पास है कोक। कोक क्या है, कोक में 98% कार्बन पाई जाती है। अरे इसमें कोक किस नतीजे में, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, किस चीज की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हुई, उससे कोल गैस मिला, अमोनिकल लिकर मिला, कोल टार मिला, कोक मिला। अब ये जो कोक है, कोक में क्या होता है, 98% कार्बन पाई जाती है। जब हमने क्या किया, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, जितने भी वोलेटाइल कंपाउंड थे, क्या कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में जितने भी वोलेटाइल कंपोनेंट थे वो सारे के सारे क्या हो गए, अलग हो गए। जैसा कोल गैस निकल गई, उसके बाद अमोनिकल लिकर निकल गया, कोल टार निकल गया, बाकी पीछे जो चीज रहेगी वो है कोक। ये कोक अपने अंदर कंटेन करती है 98% कार्बन। इसको ज्यादातर यूज किया जाता है मेटलर्जिकल प्रोसेस में। मेटलर्जी इज नोन एज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स। मेटलर्जी क्या है, मेटल्स को हम ओर में से सेपरेट करते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं, मेटलर्जी। मेटलर्जी में कोक बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम इंशाल्लाह फॉसिल फ्यूल का जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है उनको डिस्कस करेंगे। इस तरह हम हर रोज जो आपका कोर्स है उसको एक एक टॉपिक करके इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरे जो लेक्चर हैं ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे रिमेम्बर करने में टॉपिक्स को, और उसके बाद इंशाल्लाह पेपर में भी आपको इनकी वजह से हेल्प मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।